Hello everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. Firstly sorry मैं इस टाइम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत उतनी बढ़िया नहीं है, बट जैसे ही मैं एकदम फिट एंड फाइन होती हूँ फिर से रेगुलर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। बट आज के वीडियो में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ने लामार्क और नियो लामार्किज्म दोनों कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। और आज हम लोग बात करेंगे डार्विन की थीरी के बारे में। सो डार्विनिज्म क्या है, डार्विन ने अपनी थीरी में क्या बताया। सो जिन लोगों ने अभी तक लामार्क और नियो लामार्किज्म की थीरी को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले वो थीरी देखें, उसको समझें कि उन्होंने क्या बताया था कि कैसे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होती है, कैसे एवोल्यूशन होता है। उसके बाद आप डार्विन की थीरी अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, तो पहले आप लामार्क और नियो लामार्किज्म देख लो। दूसरी चीज़, जिन लोगों को लग रहा होगा कि मुझे तो डार्विन की थीरी आती है, मुझे तो पता है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मुझे तो पता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, मुझे तो पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है। सो मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि एनाजेनेसिस, क्लेडोजेनेसिस, इन सब थीरी का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न सिंथेटिक थीरी क्या थी जिसको हम नियो डार्विनिज्म बोलते हैं। सो अगर आपको वो नहीं पता तो आपको डार्विन की थीरी पढ़ना ज़रूरी है। सो आप ज़रूर ये वीडियो देखें बिकॉज इससे आप लोगों की नॉलेज ही बढ़ेगी और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो एनाजेनेसिस और क्लेडोजेनेसिस का हमारे सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। सो आइए समझते हैं डार्विनिज्म क्या है। सो डार्विनिज्म के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो चार्ल्स डार्विन का वॉज बॉर्न ऑन February 12, 1809 इन श्रीवबेरी, इंग्लैंड एंड डाइड ऑन 19 अप्रैल 1882 को। सो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि ये एक ब्रिटिश ओरिजिन के थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है साइंटिस्ट का नाम या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, और पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक, अब देखिए इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है। इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये एक यंग नेचुरलिस्ट के तौर पर अपना करियर स्टार्ट करते हैं और HMS बीगल से ये निकलते हैं एक विजिट पे निकलते हैं, वो भी छोटी मोटी नहीं, वो 5 साल के लिए निकलते हैं। ठीक, और इन 5 सालों के बीच में ये कहाँ कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं साउथ अमेरिका घूमते हैं, ये पैसिफिक ओशियन घूमते हैं, और ये कहाँ घूमते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जाना, गैलापागोस। सो ये गैलापागोस में जाते हैं और यहाँ पर ये अलग अलग 5 साल तक अलग अलग जगह घूमते हैं। और जिसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, 1 सेकेंड, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गैलापागोस के बारे में जानना, क्योंकि गैलापागोस क्या है, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन है और यहीं से इनका एक माइंडसेट बदलता है। बिकॉज यहाँ पर ये 14 टाइप ऑफ बर्ड्स देखते हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स देखते हैं जो कि किस जीनस से बिलोंग करती थी, जीनस जियोस्पायरा से बिलोंग करती थी। और यहीं से जो एक आइडियोलॉजी थी डार्विन की वो बदल जाती है। सो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सो देखिए डार्विन जब गैलापागोस में जाते हैं तो वहाँ पर वो 14 टाइप्स ऑफ 1 सेकेंड सो वहाँ पर वो 14 टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखते हैं जो कि किस जीनस से बिलोंग करती थी, जीनस बिलोंग करती थी जियोस्पाइसा। ओके, जीनस को हमेशा अंडरलाइन करते हैं अगर वो इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखा है। सो ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, 14 टाइप्स ऑफ वो बर्ड देखते हैं जीनस जियोस्पाइसा से जो कि बिलोंग करती थी। और वो पाते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, इनमें कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। सो ये कहते हैं ये जो बर्ड आपस में सिमिलैरिटीज शो कर रही हैं वो इस वजह से शो कर रही हैं बिकॉज इनके क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। कॉमन एंसेस्टर्स होने के कारण ये क्या कर रही हैं, ये सिमिलैरिटीज शो कर रही हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस इसलिए शो कर रही हैं बिकॉज ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में है। ठीक, सो यहाँ से जो है डार्विन का एक नज़रिया बदलता है। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो पहले वो भी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में,
मैंने जब लामार्क की थीरी स्टार्ट की, वहाँ मैंने आपको बताया ना कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अलग अलग थीरीज आई थी। ये भी मानते थे पैंजीनिया की थीरी में कि लाइफ कहीं दूसरे उससे आई है, प्लैनेट से आई है, तो स्पेशल क्रिएशन थीरी, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। लेकिन यहाँ से इनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो 14 अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं, इसमें जो सिमिलरिटीज़ है वो इस वजह से है क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर हैं, और डिफरेंसेस इस वजह से हैं क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रही हैं। ऐसे समझिए कि एक ही माँ बाप के बच्चे अगर दो दो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके रहने लगे, एक यूरोप में जाके रहने लगे और एक इंडिया में ही रहे, सो आपको सीधी सी पता है कि इनके जो क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर हैं, तो इन दोनों की सिमिलरिटीज़ तो होंगी। हो सकता है चेहरा मिलता हो, बहुत चीज़ें मिलती हों, जेनेटिकली ये सिमिलर होंगे, लेकिन इन क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रहे, ये यूरोप में रह रहा है, ये इंडिया में रह रहा है, तो हो सकता है कि इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होने के कारण इनमें डिफरेंसेस आ जाए ना। क्योंकि यूरोप में है, वहाँ ठंड पड़ती है, तो हो सकता है इसका कलर ज़्यादा फेयर हो, इसमें वेस्टर्न कल्चर, अगर आप कल्चरली भी देखो तो ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो जाए, इसके अंदर इंडियनेस ज़्यादा रहे, ये ट्रेडिशनल ज़्यादा रहे ना। सो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं इन्वायरमेंट बदलने पर। तो वही चीज़ यहाँ पर डार्विन कह रहे हैं कि ये जो 14 तरह की बर्ड हैं, जो कि जीनस इनका एक ही है, ये एक ही जीनस में रखी गई है, जियोस्पायरा, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग हो जा रही है, 14 टाइप्स ऑफ स्पीसीज हो जा रही है। बिकॉज क्योंकि इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, इसी वजह से ये एक जीनस में है, क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर, और डिफरेंसेस है अलग अलग स्पीसीज इसलिए हो जा रही हैं क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रही हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को आगे चल के ये जो 14 तरह की बर्ड्स थी, इनको क्या कहा गया, इनका नाम बदल के कहा गया इनको डार्विन, इनको कहा गया डार्विन फिंचेस ना, इनको क्या कहा गया, डार्विन फिंचेस। तो हमारे लिए ये डार्विन फिंचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम लोग अभी जब आगे समझेंगे एडाप्टिव रेडिएशन की थीरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन जब हम लोग क्लैडोजेनेसिस एनाजेनेसिस समझेंगे, तो हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझाया भी होगा मैंने कि 14 टाइप्स ऑफ बर्ड जो कि जीनस जियोस्पाइडर से बिलोंग करती थी, उसमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो किस वजह से आ जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन का बीक जो है वो बदल जा रहा है। सो वो जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट कर रहा है, और जो सिमिलरिटी है उनके बीच में वो इसलिए है क्योंकि वो एक ही एंसेस्टर से आई हैं। और इन बर्ड्स को क्या कहा गया, डार्विन फिंचेस कहा गया। अच्छा, डार्विन फिंचेस कहा किसने था, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आजकल को पेपर पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो डार्विन फिंचेस, ये जो नेम दिया था, इसको दिया था डेविड लैक ने, डेविड लैक ने 1947 में। ठीक है, डेविड लैक ने ये नाम दिया था डार्विन फिंचेस। सो किस कब, 1947 में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। सो अब समझते हैं कि डार्विन की थ्योरी थी क्या। ठीक है, सो डार्विन और A.R. वेलेस, ठीक है, डार्विन और A.R. वेलेस अपनी थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये पूरी डार्विन की अकेले की थ्योरी नहीं थी, इनके साथ A.R. वेलेस भी थे, जो कि क्या था, ये भी एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने भी ट्रेवल किया था इंडिपेंडेंटली, जैसे आर्किपेलागो आइलैंड जो कि अभी इंडोनेशिया में है, वहाँ पर ट्रेवल किया था। और इन दोनों की मिल की ये थ्योरी शुरू में थी, जिसका नाम था डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ये किस जर्नल में पब्लिश हुई थी, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है जानना। सॉरी, प्रोसीडिंग ऑफ लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, यहाँ पर ये पब्लिश हुई थी, इस जर्नल में पब्लिश हुई थी। और डार्विन की जो बुक थी, ठीक है, डार्विन ये किस ईयर में आई थी, 1858 में ये थ्योरी आई है। और डार्विन फिर उसके एक साल बाद 1859 में अपनी बुक पब्लिश करते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये पूरा बुक का नाम था, हम लोग इतना ही जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बट पूरा बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ जानना जरूरी है, जो टर्म मैं बार बार बोल रही हूँ, डार्विनिज्म, ये टर्म दिया था हक्सले ने। ठीक, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि क्योंकि देखिए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन को, जैसे मैंने आपको बताया कि डार्विन को टर्म डार्विनिज्म दिया था हक्सले ने, और हक्सले ने डार्विन को बहुत सपोर्ट किया था, अपने इनकी थ्योरी को बहुत एडवोकेसी की थी इनकी थ्योरी की। इस वजह से, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इस वजह से इनको डार्विन्स बुलडॉग कहा जाता था। ओके, डार्विन्स बुलडॉग, इसको आप नोट कर लें। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि डार्विन का बुलडॉग किसको कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो हक्सले हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एडवोकेसी की थी, इन्होंने कहीं ना कहीं जो डार्विन की थ्योरी थी उसको बहुत सपोर्ट किया था, इस वजह से इनको जो है क्या कहा जाता था, डार्विन्स बुलडॉग कहा जाता। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं।
सो यहाँ पर देखिए, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ये 4 पॉइंट हैं जो पूरी थ्योरी डार्विन की बनाते हैं। सो देखिए, पहला जो कंक्लूजन आता है डार्विन की थ्योरी का वो है ओवर पॉपुलेशन। इसमें क्या कह रहे हैं डार्विन? ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक नेचर ने एक इनर टेंडेंसी दी है कि नेट टेंडेंसी है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक, रिप्रोड्यूस करने की, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी कॉन्टीन्यूटी बना के रखते हैं अपनी जो प्रोजेनी की, ठीक है, ठीक। लेकिन ये फिर कहते हैं कि अगर ऐसे ही रिप्रोडक्शन रैपिड इंक्रीज होने लगा तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और ये एग्जांपल जैसे देते हैं कि ऑस्टर का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि एक ऑस्टर जो है वो लगभग एक साल में 6 मिलियन एग देता है। और अगर सारे सर्वाइव कर गए तो एक अर्थ के साइज का हीप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक हीप खड़ा हो जाएगा अर्थ की साइज का। फिर ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये देते हैं, जैसे यहाँ पर फिर ये दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे सैल्मन का एग्जांपल देते हैं। और ये कहते हैं कि एक सैल्मन जो है वो 1 सेकेंड में, विदिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 28 मिलियन एग देता है, 28 मिलियन एग्स देता है। और ये कहते हैं कि अगर ये सारे एग सर्वाइव कर गए ना तो बहुत कुछ ही जनरेशन में ऐसा होगा कि पूरा जो सी है उसको यही एक सिंगल स्पीसीज ऑक्यूपाई कर जाएगा और किसी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक। सो ये तो पहला ये क्या कर रहा है कि ओवर पॉपुलेशन, अगर सारे सर्वाइव कर गए तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, एक ही स्पीसीज का राज होगा और तो किसी का होगा ही नहीं एक जगह पे, ठीक है। अब देखिए, फिर ये दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं कि जब ओवर पॉपुलेशन होगा तो सीधी सी बात है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब अब ये क्या कह रहे हैं कि जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है किसकी स्कार्सिटी हो जाएगी, किसकी, फूड और स्पेस की स्कार्सिटी हो जाएगी, है कि नहीं। मान लीजिए आपने शादी बारात में इंतज़ाम किया 500 लोगों के खाने का, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, 1000 लोग हो गए, तो सीधी सी बात है आपके पास जगह भी कम पड़ जाएगी, खाने की भी कमी हो जाएगी और उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर एक स्पीसीज उसमें ओवर पॉपुलेशन हो गई, अगर उसमें एनॉर्मस फर्टिलिटी उसकी हो गई, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है फूड और स्पेस की स्कार्सिटी हो जाएगी। अब क्या होगा, जब फूड और स्पेस की स्कार्सिटी हो जाएगी तो सीधी सी बात है स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। अगर एक ही स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, मान लीजिए सबको पानी पूरी खानी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, नहीं मुझे दो, मुझे चाहिए, है कि नहीं, उसी में धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाएगी। सो वही चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई जब ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ गए हैं, आपके पास बाराती ज़्यादा आ गए हैं, अब आपके पास खाने की भी कमी हो गई है, स्पेस की भी कमी हो गई है, तो सीधी सी बात है हर कोई चाहेगा कि मुझे मिल जाए, मेरी चांस आ जाए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, किसके लिए, क्लाइमेट और ब्रीडिंग स्पेस के लिए ना, फूड के लिए आप कह सकते हो, और साथ ही साथ ब्रीडिंग स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि खाने की स्टॉल पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर भी एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है ना, लोग अपना ही प्लेट आगे करते रहते हैं, नहीं मेरी बारी आ गई, मुझे दो। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा कि ऑर्गेनिज्म के बीच में भी ब्रीडिंग स्पेस और क्लाइमेट को लेकर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रगल हो जाएगा स्टार्ट। अब ये देखिए, स्ट्रगल की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि 2 तरह के स्ट्रगल होंगे, ठीक है, 2 तरह के स्ट्रगल स्टार्ट होंगे। 1 सेकेंड, यहाँ पर इसको मैं ऐसे बताती हूँ। ये कहते हैं कि स्ट्रगल जब स्टार्ट होगा तो 2 तरह का स्ट्रगल होगा। कौन कौन सा होगा? एक जो स्ट्रगल होगा वो इंटर स्पेसिफिक होगा, एक इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा, और दूसरा जो होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में, या फिर कई जगह इसको इंटर स्पीसीज भी लिख देते हैं, सो कुछ भी लिखा रहा है आपको यही समझना है, इंटर स्पीसीज। और इसमें क्या होगा, देखिए जब ये कहते हैं कि इंटर और इंट्रा, में आपको पिछले भी वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में, 2 अलग अलग लोगों के बीच, इंट्रा मतलब
दो सेम जैसे लोगों के बीच में। जैसे अगर आप इंट्रा कम्युनिकेशन कर रहे हो मतलब आप खुद से कर रहे हो, खुद जैसे ना, और इंटर मतलब आप इंटरमीडिएट में, मतलब दो के बीच में, आप 11th-12th के बीच में ना। इंटर मतलब क्या है क्या कि दो लोगों के दो अलग अलग, और इंट्रा मतलब आपस में ही ना। ये मैं आपको वैसे समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेंबर क्या होंगे, अलग अलग स्पीसीज के, दो डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज के लोग आपस में ब्रीडिंग स्पेस, फूड और इस सब के लिए झगड़ा शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर शादी में क्या हो जा रहा है, एक लड़की, एक दूल्हे की साइड का, एक दुल्हन की साइड का, दोनों प्लेट लेके भिड़े हुए हैं कि नहीं मुझे चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो लड़की के साइड का, या तो लड़की साइड का, दोनों एक जैसे लोग आपस में नहीं मुझे चाहिए, ठीक है, ये हो रहा है। तो इंट्रा में क्या हो रहा है कि सेम स्पीसीज के लोगों के बीच में क्या हो रही है, स्ट्रगल हो रही है, ठीक है, कि मेरी बारी है, मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इंट्रा स्पीसीज की एग्जांपल लो, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लो कि एक ही प्रोटी के लिए दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, दो कैट आपस में फाइट कर रही हैं, उनको क्या चाहिए, एक ही ब्रेड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कैट और माउस के बीच में चल रहा है झगड़ा, ठीक है। मतलब जब दो इस अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहे हो तो इंट्रा स्पीसीज वो हो गया, स्पेसिफिक स्ट्रगल हो गया, और इंटर हो गया, सॉरी, और इंट्रा क्या हो गया जब सेम स्पीसीज के बीच में, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ जानना ये जो मैंने आपको बताया कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक की बात की मैंने, कि इंट्रा स्पेसिफिक में सेम स्पीसीज है उनके बीच में स्ट्रगल हो रहा है, और इंटर स्पेसिफिक में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज हैं और उनके बीच में स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। सो जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है इन कंपेरिजन टू इंटर स्पेसिफिक, बिकॉज क्योंकि रीज़न इस वजह से है कि रीज़न ये है, आई मीन कि जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है उनमें रिक्वायरमेंट होती है दोनों पार्टीज की, वो क्या होती है, सेम होती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। एक ही तरह की स्पीसीज है, इनकी रिक्वायरमेंट एक ही है, इसी वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू। अगर आप इंटर स्पेसिफिक देखोगे तो दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इस वजह से ये लेस हार्मफुल होता है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि इंट्रा ज़्यादा हार्मफुल है। सेम तरह के लोग जब आप एक ही घर के अंदर अगर कोई झगड़ा करने लगे, किसी के बीच में किसी तरह का स्ट्रगल हो, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर दो अलग अलग तरह के लोग बाहर के लोगों से, अगर आपका अगर भाई का ही आपस में कभी कुछ स्ट्रगल हो जाए, आपस में कोई मनमुटाव हो जाए, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर किसी बाहर वाले से हो ना, कोई नहीं चाहता। सो वही चीज़ दिमाग में रखनी, इंट्रा ज़्यादा खतरनाक है इन कंपेरिजन टू इंटर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद होगा कि भाई स्ट्रगल हो गया, अब स्ट्रगल नेचर अब किसको सेलेक्ट करेगी, नेचुरल सिलेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि ओवर पॉपुलेशन हुई तो स्कार्सिटी होने लगी, चीज़ों की स्कार्सिटी होने लगी, फूड की, है ना, फूड की स्कार्सिटी होने लगी। उसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, वो ये है कि दो तरह के स्ट्रगल तो आपने जाने, एक स्ट्रगल और होता है, वो भी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अभी मैं इसको भूल ही जाती। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल मतलब क्या है कि देखिए ये स्ट्रगल तो स्पीसीज के बीच में जो आपस में हो रहा है ये तो हो रहा है, इसके साथ साथ जो नेचर है वो भी हमारे लिए चैलेंजेस लाती है ना। जैसे किस फॉर्म में, अर्थक्वेक के फॉर्म में, वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में, एक्सट्रीम कोल्ड के फॉर्म में, एक्सट्रीम हीट के फॉर्म में ना। सो इस तरह के जो इन्वायरमेंट स्ट्रगल सामने लाती, इसमें जो कोप करता है, इसमें जो खुद को एक्लेमेटाइज करता है, उसी को नेचर आगे सेलेक्ट करता होगा। सो ये भी एक तरीके का स्ट्रगल है जो हमें जानना जरूरी है कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो नेचर हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। हमने स्ट्रगल की बात कर ली, हमने पहले बात की ओवर पॉपुलेशन की, कि सबसे पहले क्या हुआ। अब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन में देखिए पूरी कहानी फिर से समझते हैं, और फिर समझते हैं कि अब नेचर कैसे सिलेक्ट करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, ठीक। सो पहली प्रोसेस क्या हुई कि मैंने कहा कि ओवर पॉपुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगी रिसोर्सेज की,
स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, ज़्यादा लोग बारात में आ गए, खाने की कमी पड़ गई, खाने की कमी होगी तो सब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। ठीक, इसमें कितने तरह का स्ट्रगल मैंने आपको बताया, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल होगा। ठीक, अब ये तो स्ट्रगल हो गए। अब स्ट्रगल के बाद आपको पता है आप अभी एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। सो वो रिजल्ट क्या हुआ कि नेचर इसमें से जो इस सब चीज़ों से कोप कर पाएगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी। ठीक, अब नेचर अब किसको सेलेक्ट करेगी, देखिए यहाँ पर आप वही समझते हैं कि नेचर सेलेक्ट करेगी उन इंडिविजुअल्स को जिनके अंदर दो चीज़ होगा। नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, जिनके अंदर दो, पहला क्या होगी, गुड फिटनेस और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उनके अंदर स्मॉल यूजफुल और इनहेरिटेबल वेरिएशन हो, मतलब इनहेरिटेबल वेरिएशन हो, मतलब ऐसा वेरिएशन हो जो यूजफुल हो, स्मॉल हो, इनहेरिटेबल हो, डायरेक्शनल हो। ठीक, सो उन्हीं लोगों को क्या करेगा नेचर जो है वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब डार्विनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके दो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गए कि ब्रांचिंग हो रही है डिसेंट की, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसकी ब्रांचिंग की बात हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है कि नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, तो नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है जिसकी फिटनेस अच्छी है और जिनमें इनहेरिटेबल वेरिएशन हो रहा है, स्मॉल कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शनल, ठीक है, इस तरह के वेरिएशन हो रहा है, उनको नेचर सेलेक्ट करेगा। वो क्या होंगे, ऐसे ही लोग डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, बेस्ट अडाप्ट करेंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, जो भी हम इन्वायरमेंट रहेगा उसमें सबसे अच्छे तरीके से यही लोग अडाप्ट करेंगे जिनकी अच्छी फिटनेस होगी और जिनके अंदर स्मॉल यूजफुल और इनहेरिटेबल वेरिएशन होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ गुड फिटनेस, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है कि गुड फिटनेस का क्या हुआ मैम, कि जिम में जाके बॉडी बना लें, हमको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, हमारी आगे मतलब कोई भी एनिमल की कोई भी स्पीसीज है वो कहता है कि मैं अपनी अच्छी बॉडी बना लूँ, अच्छा खाना खाऊं, तो क्या मैं मुझे नेचर सेलेक्ट कर लेगा? नहीं, यहाँ पर गुड फिटनेस से मतलब है डार्विन का, गुड फिटनेस से डार्विन कहते हैं कि गुड फिटनेस का यहाँ पर मतलब है कि अल्टीमेटली इसका एक ही मतलब है, वो मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है या फिर अगर नहीं आया है तो आई थिंक पूछा, वैसे आ चुका होगा जरूर। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस से इसका मतलब है, ओके। सो यहाँ पर डार्विन कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन में गुड फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। एक चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो भी इंसान की एडेप्टेबिलिटी है वो इनहेरिट करती है, जो फिटनेस है वो भी क्या होता है, इनहेरिटेड करेक्टर होता है, इनहेरिट होता है। फिटनेस मतलब कैसी, ये जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ये कह रहा है कि ये इनहेरिट होता है, ठीक है। सो इनका मतलब क्या है कि जो फिटनेस है वो इन रिजल्ट होता है एडाप्टेबिलिटी का, कि आप जितने अच्छे से एडाप्ट करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी फिटनेस होगी और उसके बाद फिर वही जो है नेचर के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं कि उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो बताता है कि यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इंडिविजुअल है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इंडिविजुअल है, और गुड फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गया, सो नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गया, कैसी प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन, आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नेचर अपना काम कर रही है, ठीक है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और एक सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोसेस है, सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोसेस है, ठीक। सो ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल है, गुड फिटनेस से मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस से है, और नेचुरल सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक और सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हीं वही आगे चल के क्या करते हैं, इवोल्यूशन होता है और स्पेसिएशन होता है, उन्हीं आगे चल के उन्हीं के अंदर क्या होगा, एक्ट एज अ मैकेनिज्म ऑफ, यही एवोल्यूशन के एक मैकेनिज्म की तरह काम करेंगे, यही आगे इनमें चेंज आएगा और यही आगे एवोल्यूशन होगा, नई स्पीसीज बनेगी, ठीक। सो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन हो गया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया जो फिटेस्ट इंडिविजुअल था, अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होगी। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि
नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल था नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ओरिजिन ऑफ नई स्पीसीज होगी, जिस पे ये किताब ही अपनी है इनकी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, या फिर आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेशिएशन। सॉरी मैं कुछ गलत लिख रही हूँ क्या, फिर से लिखती हूँ, स्पेशिएशन, ठीक है। सो स्पेशिएशन की प्रोसेस होगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अब स्पेशिएशन कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने बात की थी कि नेचुरल सिलेक्शन में दो चीज़ें हो रही हैं। एक क्या हो रहा है, एक फिटनेस की बात की थी कि नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिट होगा, कि कैसी फिटनेस की, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। और दूसरा नेचर किसको सेलेक्ट करता है, जिनमें क्या हो, वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन हो, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हो, उसके बाद फिर डायरेक्शनल वेरिएशन हो, इस तरह की ना, और इनहेरिटेबल वेरिएशन हो। सो ये जो सबसे बड़ी चीज़ जो डार्विन यहाँ पर बता रहे हैं कि नई स्पीसीज ऐसे ही बन रही है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो वेरिएशन हो रहा है, 1 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशिएशन में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। कैसे ओरिजिन हो रही है कि नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है किसी इंडिविजुअल को, किसी मान लीजिए स्पीसीज को, अब इसकी इस स्पीसीज में जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो स्मॉल, कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्शनल, यूजफुल, ये सारे जो वेरिएशन हो रहे हैं ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और ऐसे एक्यूमुलेट होते होते फाइनली जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे एक्यूमुलेट होते होते क्या होगी, नई स्पीसीज में की एवोल्यूशन होगा। और आपको पता है कि एवोल्यूशन कैसी प्रोसेस है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हम लोग जब बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल बनता है, तो वो क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसे एब्रप्टली नहीं हो जाता अचानक से कि आप कल सोचो कि आपको होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट दिख जाए, तो ऐसा नहीं है। कि धीरे 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 ये जो स्मॉल कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शनल यूजफुल वेरिएशन हो रहा है, ये क्या होंगे, धीरे 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 एक्यूमुलेट होंगे, और फिर क्या होगा, एक नई स्पीसीज बनेगी, एवोल्यूशन होगा, कुछ नया इवॉल्व होकर हमें दिखेगा। सो ये बात डार्विन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से एक बार इसको जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरी प्रोसेस को, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। सो 1 सेकेंड। सो मैंने आपको बताया कि डार्विनिज्म में पहला क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन होगी। ओवर पॉपुलेशन होगी तो स्कार्सिटी हो जाएगी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाएगी, तो फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी ना। उसके बाद जब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर जो स्ट्रगल में जो जीतेगा, मतलब नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा, जो फिट होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशन होते रहेगी, और वेरिएशन होने के बाद क्या हो जाएगी, एवोल्यूशन होगा, एक नई स्पीसीज हमारे सामने बन के हमें दिखेगी। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि डार्विन एक्चुअली पूरी डार्विनिज्म की प्रोसेस क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। कंक्लूजन डार्विन किस पे आए थे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, फिर उसके बाद फिर सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन होगा, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, देन स्पेसिएशन होगा, ठीक। सो आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि डार्विन को कैसे क्रिटिसाइज किया गया, इनकी थ्योरी में क्या कमी निकाली गई, ठीक है। तो अब डार्विनिज्म का क्रिटिसिज्म देखते हैं। अगर अब हम लोग बात करें क्रिटिसिज्म की, पहली चीज़ जिस पे क्रिटिसाइज किया गया डार्विन की थ्योरी को, वो ये थी कि डार्विन की थ्योरी फेल कर गई थी टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ओरिजिन, टाइप्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। मतलब कि कहाँ से ये जो नई ओरिजिन हो रही है, या फिर ये जो इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। आप कह तो रहे हो कि हाँ वेरिएशन होता है, लेकिन वो वेरिएशन का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। या फिर ये जो नई ओरिजिन, नई स्पीसीज बन रही है, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, आप ये नहीं बता रहे। आप बता रहे हो कि हाँ, मतलब आपने कह दिया कि नेचर सेलेक्ट करता है, वेरिएशन होता है, लेकिन वेरिएशन कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है वेरिएशन का, उसका एग्जैक्ट कॉज पहली चीज़ तो ये जो डार्विन की थ्योरी थी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, जो कि बाद में कौन एक्सप्लेन करता है, इस पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करते हैं नियो डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इस पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन किया गया। दूसरा क्या था, दूसरा कि डिडंट मेंशन अबाउट द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। सो डार्विन की थ्योरी में कहीं पर भी ये नहीं बात हुई कि जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की, जो कि लैमार्क की थ्योरी में कहीं ना कहीं बताया गया था, और वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जो कि लैमार्क ने बताया था, वो चीज़ डार्विन की थ्योरी में ये भी नहीं एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तीसरी चीज़ जिस पर इनको क्रिटिसाइज किया गया वो ये था कि इस थ्योरी ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये तो बताया कि हाँ
जो इन्वायरमेंट में कोप करेगा, जो एक्लेमेटाइज करेगा, वही सर्वाइव करेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट था, इसको दिया किसने था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिससे ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन। ठीक है, और इसको अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में डार्विन ने यूज़ किया है। ठीक, तो डार्विन ने क्या कहा था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फिट होगा, फिटनेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात हो रही है। सो इन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पर आपने ये तो बता दिया कि हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे ये फिटेस्ट, जो फिटेस्ट जिसकी बात आप कर रहे हो, ये फिटेस्ट इंडिविजुअल आता कहाँ से है। ठीक, और इस चीज़ को कि फिटेस्ट इंडिविजुअल बनता कैसे है, इस चीज़ को आगे ह्यूगो डिब्रीज अपनी म्यूटेशन थियरी में बताते हैं, म्यूटेशन थियरी में बताते हैं। और ये बताते हैं कि कैसे म्यूटेशन होता है हमारे जेनेटिक लेवल पे, उस वजह से वेरिएशंस होती हैं, और उसमें जो गुड, जो जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव म्यूटेशंस जो होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि फिटेस्ट इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें अलग अलग थियरी में बाद में एक्सप्लेन की गई, जो भी इनके वे ड्रॉबैक्स थे डार्विन की थियरी में। ठीक है, तो ये था पूरा डार्विन की थ्योरी, मैंने इसमें आपको बताया पूरा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हम लोगों ने पहले डार्विन के बारे में जाना, कि डार्विन इनका इंट्रोडक्शन जाना कि ये इंग्लैंड के थे। फिर मैंने आपको बताया कि ये 5 साल के लिए बीगल पे एज अ नेचुरलिस्ट, यंग नेचुरलिस्ट ये काम करने निकलते हैं, गैलापागोस में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की बर्ड्स को देखते हैं, और ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट, और साथ ही साथ सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बात करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है, और उस वजह से वेरिएशन और इवोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उन बर्ड्स को कहा गया डार्विन फिंचेस कहा गया। उसके बाद फिर ये बात करते हैं कि डार्विन, मैंने आपको बताया कि जो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको दिया था किसने, उसको दिया था हक्सले ने, उस कॉन्सेप्ट को दिया था। और उसके बाद फिर इनकी जो थ्योरी थी, इनके साथ A.R. वॉलिस थे, डार्विन और वॉलिस मिलकर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पहले देते हैं, जो कि जर्नल में, किस जर्नल में छपता है, प्रोसीडिंग ऑफ लिनियन सोसाइटी में। उसके डार्विन की बुक के बारे में बात किया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859। फिर मैंने आपको बताया कि हक्सले बहुत एडवोकेट करते थे, बहुत एडवोकेसी करते थे इनकी थ्योरी की, डार्विनिज्म की, इसी वजह से इनको डार्विन्स बुलडॉग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। फिर मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन क्या था डार्विन की थ्योरी का, ओवर पॉपुलेशन, फिर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, फिर नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, फिर स्पेशिएशन होगा। उसके बाद मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया। सो ये थी पूरी डार्विन की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप मुझको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं आपको अब हम लोग बात करेंगे नियो डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की, सो उसमें मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।